Hello and welcome to today's session. Myself Professor Roshan Yerne, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Today we learn the next topic, that is electrical characteristics of induction motor. In a previous topic we learn about the various types of the induction motor, construction of induction motor. Now today we focus about what are the electrical characteristics of induction motor. So now first we learn the learning outcomes. So able to understand about electrical characteristics of three-phase induction motor and solve numerical based problem on electrical characteristics. So first we see what are the electrical characteristics of induction motor. So the first characteristics is synchronous speed. The synchronous speed ns is given by the speed at which the rotating magnetic field, that is RMF, will be revolve in air gap between stator and rotor is called as a सिंक्रोनस स्पीड. हमने इसके पहले भी देखे हैं कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है कि जब भी कोई आरएमएफ जब रोटेट होता है, वो आरएमएफ जब एयर गैप के बीच में रोटेट होता है, उस रोटेशन के लिए जो स्पीड लगती है या जो स्पीड पे वो रोटेट होता है, उस स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड. एंड दिस सिंक्रोनस स्पीड इज गिवन बाय ns, and this is nothing but the formula for to calculate the ns, that is 120 f by P, where f is called as a supply frequency and the P is called as a number of pole. The second electrical characteristics is a slip. Now what is the slip? It is defined as the difference between the synchronous speed and actual speed to the synchronous speed is called as a slip. The slip formula is given by ns minus n divided by ns, यानी सिंक्रोनस स्पीड में से अगर हम रोटर स्पीड को माइनस करते हैं और डिवाइड बाय ns करते हैं तो हमें स्लिप का फॉर्मूला मिलता है. यही स्लिप अगर हमें परसेंटेज में अगर निकालना है तो इसके लिए ओनली हमको यहाँ मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. जो भी स्लिप अपने को मिलती है वो परसेंटेज में मिलती है. एक्चुअली स्लिप जो है वो हमेशा हमें 0 और 1 के बीच में मिलती है, पॉइंट में हमेशा मिलती है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ. हमें पता है कि रोटर में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है. अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया यानी इसका मतलब ये भी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है और इसलिए इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है. एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय इफ थ्री फेज वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन अ रोटर वाइंडिंग ड्यू टू the relative frequency between the rotor and RMF, the frequency of this voltage is dependent on the slip. इसका मतलब जो FR जो है यानी रोटर इंड्यूस EMF की जो फ्रीक्वेंसी है ये स्लिप के ऊपर डिपेंड होती है. यानी जितना भी फ्रीक्वेंसी अपनी स्टेटर की रहेंगी अगर उसको हम स्लिप में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मिलने वाला जो फैक्टर है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी. सो द एफआर इज नथिंग बट इक्वल टू एस इंटू F1, वेयर एस इज अ स्लिप इन अ डेसिमल एंड F1 is a supply frequency. Now the next electrical characteristics is fourth one, induced voltage in a rotor. यानी जो रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है तो ये इंड्यूस वोल्टेज हमें दो कंडीशन में मिलती है, एक स्टैंड स्टिल कंडीशन में तो दूसरी रनिंग कंडीशन में. अब स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो रोटर की स्पीड होती है वो कैसी होती है, 0. तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो मोटर होता है वो एक प्रकार से एज अ ट्रांसफार्मर वर्क करता है और एज अ ट्रांसफार्मर वर्क करने के वजह से द रोटर इंड्यूस वोल्टेज पर फेज एट अ स्टैंड स्टिल कंडीशन इज गिवन बाय E2 इज इक्वल टू N2 बाय N1 इंटू E1. दिस इज द सिंपल ट्रांसफार्मर रेशो फॉर्मूला जिससे हमें E2 की वैल्यू फाइंड आउट होती है एट अ स्टैंड स्टिल कंडीशन में, वेयर N2 इज कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ रोटर टर्न्स पर फेज, N1 इज कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ स्टेटर टर्न पर फेज एंड E1 इज नथिंग बट अ स्टेटर वोल्टेज पर फेज. ये तो हो गई दोस्तों स्टैंड स्टिल कंडीशन के लिए. अगर रनिंग कंडीशन की बात करते हैं तो रनिंग कंडीशन में जो है NR जो है वो फुल स्पीड पे होता है और फुल स्पीड पे होने के वजह से यहाँ पे हम एज अ मोटर को ट्रांसफार्मर नहीं बोल सकते. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द रोटर इंड्यूस वोल्टेज पर फेज एट अ रनिंग कंडीशन इज गिवन बाय E2R इज इक्वल टू S इंटू E2. यानी जो स्टैंड स्टिल में हमें EMF मिला है अगर उस EMF में अगर स्लिप को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलने वाला जो भी
EMF होगा, that EMF is nothing but called as a induced voltage in a rotor at a running condition. So E2R is nothing but the voltage in a rotor at a running condition. S is a slip in a decimal. E2 is nothing but voltage in a rotor at a standstill condition. The next electrical characteristics is a rotor resistance. The rotor resistance जो winding होता है, इस winding में या फिर जो रोटर के बार होते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज R2 एंड इट इज गिवन बाय रोटर रेजिस्टेंस दैट इज ओम पर फेज. और ये जो रोटर रेजिस्टेंस है ये स्टैंड स्टिल और रनिंग कंडीशन दोनों वर्क सेम होता है क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है रोटर रिएक्टेंस. रोटर रिएक्टेंस ये वाइंडिंग में प्रेजेंट होता है, जहां रोटर वाइंडिंग होती है वहां पे लेट x2 बी द रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट अ स्टैंडस्टिल कंडीशन एंड इट इज गिवन बाय x2 इज इक्वल्स टू 2 पाई FL2 यानी L2 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग. ठीक है, इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ अगर ऐड करते हैं या 2 पाई f दिस इज नथिंग बट सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे तो हमें स्टैंड स्टिल कंडीशन में x2 की वैल्यू इस तरीके से मिलेगी. अगर मोटर रनिंग कंडीशन में अगर जाती है तो क्या होता है, ये जो f है ये अभी अपना रोटर जो फ्रीक्वेंसी हो जाता है तो x2r इज इक्वल टू 2 पाई FR L2. अब रोटर की फ्रीक्वेंसी है तो हमने इसके पहले भी देखे हैं दोस्तों कि FR जो है रोटर की फ्रीक्वेंसी को अगर हमें निकालना है तो एक फार्मूला हमने देखे थे कि FR इज नथिंग बट इक्वल टू द SF1. अगर ये इसके जगह पुट करते हैं F1 इंटू S तो इसके बाद जो इक्वेशन हमको मिलता है कि S को हम बाहर निकाल देंगे इंटू 2 पाई F1 L2. इस तरीके से हम S को बाहर निकालते हैं तो ये जो बचा हुआ जो पोर्शन है ये हमें जो ये x2 समान ही दिख रहा है और इसीलिए जो x2r जो होता है इट इज नथिंग बट द स्लिप इनटू x2 यानी स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस को अगर मैंने स्लिप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे रनिंग कंडीशन का रिएक्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा. So these are the total 6 electrical characteristics. The next electrical characteristics is a rotor impedance. Now rotor impedance is nothing but the combination of resistance and इंडक्टेंस. सो इसके लिए निकालने का फार्मूला है Z2 इज इक्वल टू अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर. ये स्टैंड स्टिल के लिए. अगर रनिंग कंडीशन में आते हैं तो फिर वही स्लिप के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो Z2R इज नथिंग बट द रोटर इंपीडेंस इन अ रनिंग कंडीशन एंड इट इज नथिंग बट द अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर. इसका भी जो सेम यूनिट है ओम पर फेज. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट द रोटर पावर फैक्टर. रोटर पावर फैक्टर यानी cos phi 2r. अब रोटर पावर फैक्टर जो है ये भी दो कंडीशन में मिलता है, एक स्टैंड स्टिल कंडीशन में एक रनिंग कंडीशन में. सो लेट cos phi 2 बी द रोटर पावर फैक्टर पर फेज एट अ स्टैंड स्टिल कंडीशन एंड इट इज गिवन बाय cos phi 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन Z2. इसका फॉर्मूला है पावर फैक्टर निकालने का R2 अपॉन Z2 और Z2 यानी क्या है थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखे अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर. वही अगर रनिंग कंडीशन में अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा cos phi 2 का cos phi 2r R2 का R2 और जो Z2 का है उस Z2 के जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा Z2r. तो Z2r क्या होता है अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर. इस तरीके से नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो है रोटर करंट. द रोटर करंट इज अगेन I2R. The let I2 be the rotor power factor per phase at a standstill condition and it is given by I2 is equals to E2 upon Z2. तो Z2 के जगह अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर. वही अगर I2R अगर निकालना है यानी रनिंग कंडीशन में तो स्लिप जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे E2 है तो E2R के जगह E2R हो जाएगा तो E2R इज इक्वल टू नथिंग बट S इंटू E2 और यहाँ पे Z2 के जगह Z2R तो Z2R हो जाता है अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर. तो ये थे सारे इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंडक्शन मोटर के जो अभी तक अपन ने सारे देख चुके हैं. नाउ वी लेट अस मूव टुवर्ड कि इन्हीं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. सो वी लेट अस डिस्कस द न्यूमेरिकल 1. सो व्हाट इज द न्यूमेरिकल 1? इन द केस ऑफ एन 8 पोल इंडक्शन मोटर the supply frequency was a 50 Hz and the shaft speed was a 735 rpm. So you have to determine synchronous speed per unit split, percentage of slip and slip speed.
ये चार चीजें हमें निकालना है। सो इसको निकालने के लिए जो सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, what are the given has given here, the number of poles are given here, the 8 pole, then frequency is given, that is a 50 hertz। उसके बाद हमें शाफ्ट स्पीड दिया हुआ है, शाफ्ट स्पीड इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ मोटर स्पीड, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 735 आरपीएम। जो हमें फाइंड आउट करना है ये चार चीजें, सिंक्रोनस स्पीड यानी एनएस, स्लिप यानी एस, परसेंटेज ऑफ स्लिप यानी परसेंटेज ऑफ एस, और एनआर इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ स्लिप स्पीड यानी डिफरेंस बिटवीन द योर मोटर स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड। नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन, दैट इज नथिंग बट वी नो दैट, कि हमें पता है कि क्या पता है कि ns का जो होता है वो ns इज इक्वल टू क्या होता है 120 f बाय p। जस्ट थोड़ी देर पहले ही अपन ने सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। सो ns क्या होता है 120 f बाय p। सो पुट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड द नंबर ऑफ पोल आर 8। सो टोटल आंसर इज गिवन एज 750 आरपीएम। तो सिंक्रोनस स्पीड कितना निकला 750 आरपीएम। अब क्या करेंगे, हम स्लिप निकालेंगे। तो स्लिप निकालने के लिए फार्मूला क्या है, ns माइनस n डिवाइड बाय ns। ns अपना निकला हुआ है 750 आरपीएम और n अपने को ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है 735 आरपीएम। सो यहाँ पे पुट करेंगे 735 आरपीएम, तो 750 माइनस 735 डिवाइड बाय 750। सो जो स्लिप की वैल्यू आती है 0.02। नेक्स्ट तीसरा जो हमें निकालना है वो है परसेंटेज ऑफ स्लिप। तो परसेंटेज ऑफ स्लिप के लिए वही सेम फॉर्मूला लेंगे, सिर्फ इंटू 100 कर देंगे। तो इंटू 100 करने से हमें क्या मिलता है 2%। देन एनआर निकालना है, तो क्या करने के लिए बोला मैंने, सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड में से एक्चुअल स्पीड को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 750 में से 735 माइनस किए तो क्या होता है 15 आरपीएम। तो इस तरीके से दोस्तों हम सिंक्रोनस स्पीड निकालते और स्लिप निकालते। इसी तरीके का दूसरा भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है जहां पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछा जाता है। सो नाउ मूव टुवर्ड द न्यूमेरिकल नंबर 2। सो न्यूमेरिकल नंबर 2 इज गिवन एज a 5 HP 3-phase 440 volt 50 Hz 4-pole induction motor runs at a speed of 1440 rpm on full load. So calculate ns, that is synchronous speed, and frequency of rotor induced EMF, यानी जो rotor induced EMF है उसकी frequency निकालना है। सेम सिमिलर अपन सॉल्व करेंगे। सो पहले लिखेंगे गिवन हमको दिया हुआ है, यहाँ पावर दिया है 5 HP, E2 दिया हुआ है 400 वोल्ट, F दिया हुआ है 50 हर्ट्ज यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोल दिया हुआ है 4 पोल, और अपने को स्पीड दिया हुआ है 1440 आरपीएम। सो फाइंड आउट क्या क्या करना है दोस्तों, यहाँ एनएस और एफआर दो चीजें फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट कि एनएस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी। सो इसी फार्मूले से हम पहले एनएस निकालेंगे। तो 120, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, देन पोल दिया हुआ है 4, पुट करेंगे तो एनएस मिल जाएगा 1500 आरपीएम। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एफआर निकालना है। एफआर निकालने के लिए फार्मूला क्या है, एस इंटू F1। लेकिन एस अपने को पता है क्या, नहीं। F1 पता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पता है, लेकिन एस पता है क्या, नहीं। तो पहले स्लिप कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसलिए हम स्लिप कैलकुलेट करने के लिए फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, एस इज इक्वल टू एनएस माइनस एन डिवाइड बाय एनएस। एनएस की जगह हम क्या पुट करेंगे 1500 आरपीएम, एन की जगह क्या पुट करेंगे 1440 आरपीएम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है स्पीड हमारी मोटर की, तो 1440 आरपीएम ये मोटर की स्पीड हो गई, डिवाइड बाय 1500 ये सिंक्रोनस स्पीड निकाली हुई है। सो इसका जो आंसर आता है स्लिप जो आता है वो 0.04 आता है। अब इस स्लिप को यहाँ पे पुट कर देंगे, F1 की वैल्यू पुट करेंगे 50 हर्ट्ज। तो इस तरीके से हमें रोटर फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी और वो मिलेगी 2 हर्ट्ज। इस तरीके से रोटर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम तीसरा न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। एक A 2-pole induction motor is supplied with a 3-phase 50 Hz supply. Calculate synchronous speed. Also find the frequency of rotor current when rotor running at a 1500 rpm and a 700 rpm. Also find the frequency at a standstill condition. आपको इतनी सारी चीजें निकालना है, 1 2 3 चीजें आपको निकालना है। एक एनएस निकालना है, एक एफआर निकालना है पहले 1500 आरपीएम पे, फिर एफआर निकालना है 700 आरपीएम पे, और उसके बाद एफआर निकालना है स्टैंड स्टिल कंडीशन के ऊपर। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना है कॉपी पे। कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आती है तो आप
बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट, अभी तक इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, स्लिप के बारे में पढ़े, न्यूमेरिकल के बारे में पढ़े। दिस इज द वन असाइनमेंट क्वेश्चन इज गिवन फॉर